हेलो फ्रेंड्स, आज क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 10th करेंगे किशोर अवस्था की ओर, यानी कि एज ऑफ एडोलेसेंस। एज ऑफ एडोलेसेंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किशोर अवस्था बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नॉर्मली चैप्टर वाइज तो इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। बाकी आप अपने बच्चों को समझ सके, उन्हें समझा सके किशोर अवस्था में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, उस सब के लिए भी टॉपिक इम्पोर्टेंट रहेगा। चैप्टर के अंदर आप पढ़ेंगे कि शरीर में हार्मोन की वजह से क्या क्या चेंज होते हैं, लड़कियों में क्या चेंज होते हैं, लड़कों में क्या चेंज होते हैं, एज ऑफ एडोलेसेंस क्या है। तो इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि जो ह्यूमन बॉडी है उसमें जो चेंजेस होते हैं जिनके विषय में हम पढ़ेंगे। अभी इससे पहले चैप्टर में हमने रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। स्टार्ट करते हैं किशोर अवस्था एवं यौवन आरंभ। अब एक बच्चा है, उसमें अगर एकदम से चेंज हो जाते हैं तो थोड़े थोड़े चेंज होते हैं, लड़कियों में भी लड़कों में भी। तो कई बार अगर उन्हें सही गाइडेंस ना मिले तो उनके अंदर मानसिक विकार पैदा होने की भी आशा हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। वृद्धि जन्म के समय से ही होने लगती है। वृद्धि हमेशा, आपने देखा होगा, एक बच्चा है पहले उसे छोटा होता है, फिर वृद्धि तो लगातार चलती रहती है। वृद्धि जन्म के समय से होती है, परंतु जब बच्चा 10 से 11 वर्ष की आयु के बीच का होता है तो वृद्धि में एकाएक इंक्रीमेंट हो जाता है, यानी कि तीव्रता आ जाती है और वह वृद्धि हमें साफ दिखाई देने लगती है। अब जो वृद्धि है यह एक परिवर्तन का ही भाग है। ये बताता है कि आपका जो बच्चा है वो युवावस्था में कदम रख रहा है। जो बच्चा है वो युवावस्था में कदम रख रहा है या टीनेजर में है। वृद्धि एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कोई आर्टिफिशियल नहीं है, एक नेचुरल प्रोसेस है। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप, यानी कि जिसका रिजल्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में मैच्योरिटी आना होता है, उसे किशोर अवस्था कहते हैं, यानी कि एडोलेसेंस कहते हैं। किशोर अवस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से आरंभ होकर 18 या 19 वर्ष तक रहती है। इसे इंग्लिश में टीन एज भी कहते हैं, क्योंकि ये 13 से 19 या 18 तक होती है। यह इंग्लिश में टीनेजर्स कहा जाता है किशोरों को। लड़कियों की में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा पहले शुरू हो जाती है, 1 या 2 साल पहले लड़कियों में शुरू हो जाती है, लड़कों में थोड़ा 1 या 2 साल लेट होती है। अब किशोर अवस्था में भी हर बच्चे के अंदर, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उनकी वृद्धि भिन्न भिन्न प्रकार से होगी। किशोर अवस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं। जो परिवर्तन आते हैं वो उनके यौवन आरंभ होने के संकेत होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण संकेत यही होता है कि लड़के और लड़कियों के जो जन्म, उनके अंदर जनन क्षमता का विकास हो जाता है। अब वे किशोर के जनन परिपक्वता के समय ही जब उनके अंदर मैच्योरिटी आ जाए रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में, कि वो एक बच्चे को पैदा कर सके, यानी कि जो जनन की प्रोसेस है उसे कंप्लीट करने की मैच्योरिटी आ जाए, तो वहाँ पे उनका यौवन आरंभ हुआ था वो ख़त्म हो जाता है। अब जो यौवन आरंभ के दौरान होने वाले परिवर्तन है वो क्या क्या है। सबसे पहले आता है लंबाई में वृद्धि। आपने देखा होगा अपने घरों के आसपास भी, पहले बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो फिर देखते हो अचानक आप 2-3 साल बाद देखते हो कि एकदम से अचानक वृद्धि होगी। तो लंबाई में जो एकाएक वृद्धि होती है यौवन आरंभ के दौरान, वो सबसे अधिक दृष्टिगोचर परिवर्तन है। वो आँखों के द्वारा देखने वाला सबसे बड़ा परिवर्तन है। इस समय शरीर की जो लंबी अस्थियाँ होती हैं, यानी कि हाथ और पैरों की स्थितियाँ, उनकी लंबाई एकदम से बढ़ जाती है और जिससे व्यक्ति लंबा हो जाता है। अब अगर हमें लंबाई की गणना भी करनी है, एक आइडिया लगाना है, तो जो वर्तमान में लंबाई है और वर्तमान आयु की पूर्ण लंबाई का परसेंटेज ये दे रखा है ना ऊपर चार्ट में, इंटू 100, इससे हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि ये आदमी इतना लंबा हो सकता है, ये बालक। अब देखो, प्रारंभ में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक तीव्रता बढ़ती है। जैसे हमने एक एज लिया, 3 या 4 साल का बच्चा लिया, अगर हम कंपैरिजन करें तो लड़की की हाइट लड़कों से जल्दी बढ़ेगी। पर उसके बाद क्या होता है कि एक उम्र के बाद, 1-2 साल बाद लड़के की हाइट में ज़्यादा वृद्धि होती है। और दूसरी बात क्या है कि अलग अलग व्यक्तियों की लंबाई की वृद्धि अलग अलग होती है, तो उसमें कोई हमें कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है कि ये ज़्यादा लंबा होगा या कम। वो सबके जीन्स पे या हार्मोन्स पे भी निर्भर करता है कि परिवार में माता पिता कैसे थे। अब
पहेली जो है चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शरीर के सभी अंग एक समान तो वृद्धि करते नहीं हैं। कुछ अंग पहले वृद्धि करते हैं, कुछ बाद में वृद्धि करते हैं। जैसे कई बार हमारे हाथ पैर लंबे हो जाते हैं, कई बार हमारा शरीर सुडौल होने में टाइम लगाता है। अब देखो, किसी व्यक्ति की लंबाई उसके परिवार के किसी न किसी सदस्य के लगभग समान होती है। इसका कारण होता है, वही बात है कि वो जीन पे निर्भर करेगी। मान लिया एक परिवार में छोटे आदमी है सभी, तो उनका बच्चा छोटा होगा। एक परिवार में लंबे आदमी है तो उनके बच्चे लंबे होंगे। ये कई बार लंबाई का एक परिवर्तन कम रह जाने का कारण क्या होता है कि उन्हें प्रॉपर मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल जाते। अब आगे बढ़ते हैं हम शारीरिक आकृति में परिवर्तन। हम देखते हैं कि जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं तो लड़कों के कंधे चौड़े हो जाते हैं, लड़कों के कंधे चढ़, जबकि लड़कियों का जो कमर के निचले वाला हिस्सा होता है यानी कि हिप्स पोर्शन होता है वो चौड़ा होने लगता है। वृद्धि के कारण लड़कों में शारीरिक पेशियां लड़कियों की अपेक्षा सुशिष्ट मतलब स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है और गठी हुई दिखाई देती है। लड़कों का बदन जो है वो गठीला लगता है। और लड़कों में और लड़कियों में जो परिवर्तन होते हैं वो भी अलग अलग होता है। जैसे स्वर में परिवर्तन, जो आवाज़ होती है उसमें भी परिवर्तन दिखाई देंगे आपको। लड़कों की आवाज़ एक टाइम पे फटने लगती है। यौन आरंभ में स्वर तंत्र या लिरेनेक्स में वृद्धि आरंभ हो जाती है, जिससे लड़कों का स्वर तंत्र विकसित होकर बड़ा हो जाता है। वो बड़ा होने के कारण क्या होता है, उभरे हुए भाग में हमें दिखाई भी देता है गले में, और उससे उनकी आवाज़ फटने लगती है। जो ये बढ़ा हुआ भाग होता है लड़कों के अंदर, इसे हम एडम्स एप्पल बोलते हैं, यानी कि कंठमणि, एडम्स एप्पल बोलते हैं, कंठमणि। जबकि लड़कियों में ये जो स्वर तंत्र होता है, यंत्र होता है, ये छोटा दिखाई देता है और इसे हम बाहर भी नहीं देख सकते। लड़कों का स्वर जो होता है वो भारी होता है और कई बार अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है तो उनकी आवाज़ पूरी डराने वाली सी भी हो जाती है, भराने वाली और फटी हुई सी हो जाती है। ये देखो, ये लड़कों का ऐसा उठा हुआ पोर्शन होता है, चित्र में दिखा रखा है। अब आता है स्वाद और तेल ग्रंथियों में क्रियाशीलता में वृद्धि। किशोर अवस्था में स्वेद और तेल ग्रंथियों में भी स्राव बढ़ता है। श्वेत ग्रंथि या तेल ग्रंथि तथा लाल ग्रंथि कुछ ऐसी ग्रंथियां हैं जो अपना स्राव वायु द्वारा स्रावित करती हैं। अंतस्रावी ग्रंथियां हार्मोनों से सीधे रुद्र प्रभाव में निर्वाचित करती हैं, इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथि भी कहते हैं। मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता होना। आपने देखा होगा कि किशोर अवस्था में आने के बाद व्यक्ति की सोच में परिवर्तन हो जाता है। किशोर अधिक स्वतंत्रता से सोच पाता है। वह जिस भी विचार पे सोचना, कोई भी टॉपिक हो उस पर वो काफ़ी सोच विचार करेगा, अपने जीवन के कुछ निर्णय लेना लगेगा। जैसे बच्चा 9th क्लास में आता है तो वह सोचता है कि मैं आगे चल के डॉक्टर बनूंगा या साइंटिस्ट बनूंगा। उसी के अकॉर्डिंग वो अपना सब्जेक्ट भी चूज़ करता है, क्योंकि मानसिक और शारीरिक परिवर्तन उसके अंदर आ रहे हैं तो वो अपने आप को ऐसे सुरक्षित महसूस करता है। तो इसलिए हमें उन अवस्था में उन्हें बच्चों को समझाना भी होता है। कई बार वो अपना एक आदर्श भी डिसाइड कर लेता है कि मैं उसके जैसा बनूंगा। कोई भी एक आदमी चूज कर ले, जैसे अब्दुल कलाम वगैरह। गौण लक्षण भी दिखाई देंगे। गौण लैंगिक लक्षण होते हैं। वर्षण एवं अंडाशय जनन अंग है। ये युग्म अर्थात शुक्राणु और अंडाणु उत्पन्न करते हैं। युवावस्था में लड़कियों में क्या होता है, ब्रेस्ट का विकास होता है। लड़कों के चेहरे पे दाढ़ी मूंछ आ जाती है। लड़कियों के अंदर जो मतलब उनकी छाती होती है वो भारी, यानी कि स्तन जो होते हैं उनका विकास होने लगता है, ब्रेस्ट बढ़ जाती है। लड़कों के दाढ़ी मूंछ आने लग जाते हैं और लड़कियों और लड़कों को पहचानने में सहायता करते हैं ये जो गौण लक्षण होते हैं। लड़कों के सीनों पे भी बाल आ जाएंगे। लड़कों दोनों के जांघों में के ऊपरी हिस्से में और जो प्यूबिक एरिया है वहाँ पे बाल आ जाते हैं। किशोर अवस्था में होने वाले परिवर्तन हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होते हैं। हार्मोन रासायनिक पदार्थ है। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों यानी कि अंदर निकलने वाला एक पदार्थ है, और जो अंदर ही ग्रंथियां हैं शरीर के उन्हीं के द्वारा ये स्रावित होता है। यौवन आरंभ के साथ ही जो वर्षण पुरुष हार्मोन होता है यानी कि टेस्टोस्टेरोन, उसका निकलना यानी कि स्रावन होना प्रारंभ हो जाता है, और यही लड़कों में परिवर्तन का कारण होता है। जिनके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी होती है वो लड़के, आपने देखा होगा कि पूर्ण रूप से उनके दाढ़ी मूंछ नहीं आ पाती, अच्छे से उनका विकास नहीं हो पाता। और लड़कियों में जो स्त्री हार्मोन होता है उसे बोला जाता है एस्ट्रोजन। इसी के कारण उनका स्तनों का विकास होता है। और जो दुग्ध स्रावी ग्रंथि होती हैं जिसे हम ऑक्सीटोसिन हार्मोन बोलते हैं, यह दुग्ध ग्रंथियों से स्तन के अंदर का विकास होता है।
इन्हीं हार्मोनों से उनके उत्पादन पर नियंत्रण करना या हार्मोनों के द्वारा बनाया जाता है, जो पीयूष ग्रंथि और पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। अब आता है कि जनन प्रक्रिया प्रारंभ करने में हार्मोन की क्या भूमिका होती है। जितने भी हार्मोन ग्रंथियों के द्वारा अंदर निकलते हैं तो वो रुधिर प्रवाह में उनके साथ स्रावित करती है, जिससे क्या होता है कि ब्लड के द्वारा वो शरीर के जहाँ उन्हें पहुँचना होता है, जो उनका लक्ष्य होता है, वहाँ तक पहुँच जाते हैं। लक्ष्य स्थल पर पहुँचकर हार्मोन क्या होते हैं, प्रति अनुक्रिया करते हैं और हमारे शरीर के अंदर जो अंतस्रावी ग्रंथियाँ हैं या वर्षण और अंडशाय लैंगिक हार्मोन स्रावित करते हैं, वो कार्य करते हैं जो जिसके लिए वो शरीर में स्रावित हो रहे हैं। ये हार्मोन गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं, यानी कि लैंगिक हार्मोन जो होते हैं वो पीयूष ग्रंथि स्रावित करती है और उसी के द्वारा ये नियंत्रित किए जाते हैं। इनमें एक हार्मोन अंडाशय में अंडाणु और वर्षण में शुक्राणु के परिपक्व होने का नियंत्रण करता है। पीयूष ग्रंथि जो होती है वो स्रावित हार्मोन जननांगों को टेस्टोस्टेरोन पुरुष में और एस्ट्रोजन स्त्रियों में स्रावित करने के लिए उद्दीपित करती है, यानी कि उन्हें स्टिमुलस करती है। रुधिर प्रवाह में सर्वाहित किया जाता है तथा मतलब क्या करता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है मेल्स के अंदर और जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है फीमेल्स के अंदर, उसे स्टिमुलस करती है और वो ब्लड में उसे निकालती है। ब्लड में निकालने के बाद वो ब्लड के द्वारा सारे शरीर में फैलाया जाता है जहाँ उसकी ज़रूरत होती है। उसी ब्लड में फैलाए जाने के कारण जहाँ भी उसे जाके वो कार्य करना होता है हार्मोन को, तो वहाँ से यौन आरंभ के शरीर में परिवर्तन उत्पादित होते हैं। अब मानव में जनन काल की अवधि क्या है। किशोरों के अंदर जो वर्षण और अंडाशय युग्मक उत्पादित करने लगते हैं तो इनके अंदर जो उत्पादन की क्षमता होती है, यानी कि उत्पादन के लिए जो टाइम है वो ज़्यादा लंबी अवधि तक होता है स्त्रियों के कंपैरिजन में। जहाँ तक स्त्रियों के अंदर ये 40 से 50 साल की उम्र में चलता है, आदमी इसे जब तक वो रहते हैं, मतलब एक एज के बाद कम तो हो जाता है, पर जब तक वो रहते हैं वो चलता रहता है। स्त्रियों में जो जनावस्था का प्रारंभ जो स्त्रियों में जनावस्था का प्रारंभ होता है वो 10 से 12 वर्ष की आयु में प्रारंभ होता है और जो 45 से 50 साल की उम्र में ख़त्म हो जाता है। यौन आरंभ जब स्त्रियों में प्रारंभ होता है तो उनके अंदर जो अंडाणु होता है, यानी कि जो एग की फॉर्मेशन होती है अंडाशयों के द्वारा, वो 28 से 30 दिनों में, आपने सुना होगा मेंस्ट्रुएशन साइकिल, यानी कि जो एमसी होते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है फीमेल्स में, उसका जो टाइम पीरियड होता है वो 28 से 30 दिनों के बीच में होता है। किसी लेडी का 28 दिन का होगा, किसी लेडी का 30 दिन का होगा। उस दौरान पे 28 से 30 दिन के पीरियड में स्त्री के अंदर एक अंडाणु की फॉर्मेशन होती है और उसी अंडाणु का निषेचन होना होता है मेल हार्मोन के द्वारा। और जब मेल हार्मोन के द्वारा अगर उसका निषेचन हो जाता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो जाता है, मेल जो हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, वो क्या निकालते हैं, मेल हार्मोन में क्या होता है, एक पेनिस होता है, 2 टेस्टिस होती है। टेस्टिस से बहुत सारे शुक्राणु निकलते हैं, यानी कि स्पर्म निकलते हैं, वो आपस में मिलते हैं तब जाके फर्टिलाइजेशन होता है। और ये जो मंथली साइकिल है लेडीज़ के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ये हर मंथ होता है। जब ये इसे स्टॉप होता है, इसे हम बोलते हैं ऋतुस्राव या रजोधर्म। एक 40 या 45 की उम्र के बाद स्त्रियों के अंदर ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी बंद हो जाता है, इसे हम रजोदर्शन या रजोधर्म बोलते हैं। जब पहली बार होता है तो उसे रजोदर्शन बोलते हैं और जब ख़त्म ही हो जाता है तो रजोनिवृत्ति बोलते हैं। अब देखो, लड़का और लड़की, कैसे पता चलेगा कि पेट में लड़का है लड़की। वैसे तो जो लिंग का पता करना है वो एक अपराध माना जाता है, पर निषेचित अंडाणु, यानी कि जो मेल हार्मोन होता है उसके अंदर जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो XY क्रोमोजोम्स होते हैं और जो हमारे पास फीमेल हार्मोन्स होते हैं उस क्रोमोजोम्स होते हैं उसमें 2 सेट XX क्रोमोजोम्स के होते हैं। जब XX क्रोमोजोम आपस में मिलेंगे तो XX ही हमारे पास बनेगा और वो लड़की का फॉर्मेशन होगा। अगर XY यानी कि मेल से हमें Y मिला और फीमेल से हमें X मिला तो XY बने तो हमारे पास लड़के का फॉर्मेशन होगा। ये इसमें दिखा भी रखा है चित्र में। आपस में यदि मेल का भी X है फीमेल का भी X है तो XX बनेगा, यानी कि लड़की का बनेगा। ये लिंग निर्धारण के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
और यदि लड़के का वाई है और लड़की का एक्स है तो लड़का होगा। अब आता है लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित जनांगों को अन्य उनके हार्मोन उत्पन्न करते हैं। ये चित्र में दे भी रखा है। पीयूष ग्रंथि के अलावा वर्षण एवं अंडाशय के अतिरिक्त हमारे शरीर से थायराइड, अग्न्याशय और एड्रिनल अधिवर्ग जैसे अंतःस्रावी ग्रंथियां भी हैं जो अलग अलग हार्मोन निकालते हैं। अगर किसी को ग्रेटर रोग हो जाता है तो वो थायराइड ग्रंथि का रोग है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन नामक हार्मोन का उत्पादन होता है। अगर थायरोक्सिन नामक हार्मोन थायराइड ग्रंथि से नहीं निकलता तो उसे ग्यूटर रोग हो जाता है। आपने देखा भी होगा, गले सूज जाते हैं लोगों के। अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन होता है और एड्रेनल नामक हार्मोन का स्रावन करता है। अब देखो, ये वृद्धि हार्मोन जो होते हैं थायराइड और एड्रेनल पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित किए जाते हैं, इन्हें हम वृद्धि हार्मोन बोलते हैं। जो पीयूष ग्रंथि होती है वो वृद्धि हार्मोन निकालती है अपने अंदर से। अगर पीयूष ग्रंथि प्रॉपर काम ना करे तो आदमी की वृद्धि रुक जाएगी। उसके बाद आता है कीट और मेंढकों के जीवन पुनर्चक्रण करने का हार्मोन में योगदान। आपने देखा होगा कि रेशम के कीट या मेंढक के जीवन चक्र के विषय में हम पढ़ ही रहे हैं। पहले इल्ली बनेगी, फिर वो वयस्क होगी, उसका स्लब बनेगा, फिर उसे अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है। इसी प्रकार टेडपोल का भी, मतलब मेंढक होते हैं उनका भी जीवन होता है। पहले लार्वा बनेगा। यहाँ पे चित्र भी दे रखा होगा आपको, इसमें नीचे दे रखा होगा, नहीं दिया कोई बात नहीं। अब आता है जननात्मक स्वास्थ्य। स्वस्थ रखने के लिए हमें शरीर को संतुलित आहार लेना चाहिए ताकि हमारे शरीर की वृद्धि ना रुके। हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एक प्रॉपर डाइट में लेने चाहिए। किशोरों की अवस्था को पोषण की ज़्यादा आवश्यकता होती है तो उनके आहार का हमें ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए ताकि वो अच्छे से, अगर वो संतुलित आहार नहीं लेंगे तो उनकी हाइट और ग्रोथ रुक जाएगी। हमें ज़्यादातर प्रचुर लोहा प्रचुर पदार्थ खाने चाहिए। पत्तीदार सब्जियां, गुड़, मांस, संतरा, आंवला आदि किशोरों को देना चाहिए। इसमें चित्र में दे भी रखा है। पैकिंग वाले जो फूड आते हैं, चिप्स पैकिंग वाले, ये नहीं लेने चाहिए। दूसरा, व्यक्तिगत स्वच्छता पे भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि जब ग्रंथियाँ स्वेद यानी कि जो पसीना निकालने वाली ग्रंथियाँ होती हैं वो अधिक क्रियाशील हो जाती हैं किशोर अवस्था में, तो उसके बाद शरीर से गंध आने लगती है, तो इसलिए हमें जीवाणु संक्रमण हो सकता है। इन चीज़ों में साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। शारीरिक व्यायाम की आवश्यकता है। नशीली दवाइयों से हमें मुक्त रहना चाहिए। आशा करते हैं मतलब ये छोटी छोटी बातें आपको समझ आई होंगी और यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे वो आप लोग कर भी लोगे। आशा करते हैं चैप्टर आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि हम इसी प्रकार वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें और हमें मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक